नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और ज़बरदस्त तरीके से अपनी क्लास ले रहे होंगे। तो नमस्कार साथियों, मैं अभय आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी रिलेटेड राम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि भाई आपको पता है कि आरपीएफ एसआई कांस्टेबल को बेस बनाकर हम आपके लिए मॉडल पेपर एक आपका जीके जीएस का जीके जीएस का मॉडल पेपर दे रहे हैं। वो आपका 10 बजे होता है। 10 बजे आपको रिकॉर्डेड क्लास मिल जाती है जो कि आपके मोस्ट इंपोर्टेंट चल रही है। इसके बाद में आपकी जो साइंस की क्लास है, और साइंस की क्लास आपकी कितने बजे आती है भैया? ये हमारी 3 बजे मिल जाती है। ठीक है, आपको 3 बजे रिकॉर्डेड, ये दोनों के दोनों रिकॉर्डेड क्लास हैं। और एक हमारी जीके जीएस की क्लास और होती है, तो जिसमें आपके 3 क्लासें होती हैं जो कि आपके आरपीएफ के लिए चल रही है। ये क्लास आपको समथिंग आपके 1 बजे के टाइम पर मिल जाती है। तो ठीक है, अगर आप इन तीनों क्लासों को लोगे तो भैया आपके जो 50 क्वेश्चन आते हैं ना आरपीएफ के लिए, उनको कवर करा लिया जाएगा। तो आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं तो भैया साइंस के क्वेश्चनों के बारे में, कि ये हमारी साइंस की क्लास है जो कि आपके 3 बजे आपको मिल जाती है। ठीक है, जिसमें बात करेंगे हम किसके बारे में? इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए आपके 2007 से 2023 तक, आपके साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को कवर कराएंगे, जिसमें आपका कौन कौन सा आपका पोस्ट रहने वाला है। आरपीएफ एसआई कांस्टेबल के बारे में बात कर लें, एएलपी टेक्नीशियन के बारे में बात कर लें, एनटीपीसी ग्रुप डी के बारे में बात कर लें। तो इन सब को कवर कराया जाएगा। और जो आपके साइंस के क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर इनसे आए हुए हैं, उन्हीं को कवर कराया जा रहा है। ठीक है, तो चलिएगा, जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बगल में जो बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसको ऑल पर क्लिक कर लें। अगर भाई आपको इसका पीडीएफ चाहिए कि सर हमें इसका पीडीएफ चाहिए, तो पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। और टेलीग्राम चैनल की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगी हुई है। तो चलिएगा दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये दिख रहा है। निम्न में से ऑक्सीकरण के समय अधिकतम मात्रा ऊर्जा करते हैं, ये आपको बताना है भैया। कौन ऊर्जा करते हैं? तो वो करते हैं आपके वसा ऊर्जा करते हैं। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखो, अगर मैं पूछूं भैया, एक आपका वयस्क मनुष्य है, क्या है? वयस्क मनुष्य है, कि भाई ये बताओ हमारे जो वयस्क मनुष्य में प्रतिशत ऊर्जा के बारे में, तो इसकी होती है आपकी 20.30 को प्रतिशत होती है आपकी। ठीक है, ये प्रतिशत होती है। और ये प्रतिशत ऊर्जा आपकी ऊर्जा वसा से प्राप्त होती है। किससे? इतनी ऊर्जा आपकी वसा से प्राप्त होती है। किससे होती है? वसा से प्राप्त होती है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रख लेना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पीडीएफ भी आपको दिया जाएगा, पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? तो पूर्ण पाचन के बारे में बात करें तो ये हमारी छोटी आंत में होता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखो, छोटी आंत की दीवारों का जो पाचन ग्रंथियों की होती हैं, जिससे आंतरीय रस निकलता है। ठीक है, क्या निकलता है? आंतरीय रस। अब आंतरीय रस में कुछ पाचक एंजाइम होते हैं, ये नोट कर लेना। अगर आपसे पूछा है आंतरीय रस है आपका, और आंतरिक रस में कुछ आपके पाचक एंजाइम होते हैं। जैसे बात कर लें इसमें कौन सा हो जाएगा पहला? तो पहला हो जाएगा आपका एंट्रो। कौन सा हो जाएगा भैया? एंट्रोकाइसिन हो जाएगा, काइनेस हो जाएगा पहला। इसके बारे में बात करें भैया, एरेप्सन आपका दूसरा हो जाएगा। तीसरे के बारे में बात करें तो तीसरा हो जाएगा आपका माल्टोज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सुक्रोज के बारे में। सुक्रोज इसी में पाया जाता है। यहीं पर बात करेंगे लैक्टोज के बारे में, कि हमारा भैया लैक्टोज है, तो लैक्टोज भी आपका पाचक होता है, एंजाइम। यहीं पर बात करेंगे लाइपेज के बारे में, कि एक हमारा लाइपेज हो जाएगा। तो ये सभी के सभी हैं, ये सभी के सभी आंतरिक रस में कुछ पाचक एंजाइम पाए जाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये दिख रहा होगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? निम्न में से कौन सी मिश्र धातु टिन होती है? अब मिश्र धातु कौन सी टिन होती है, ये आपसे पूछा गया है। तो मिश्र धातु टिन होती है आपकी कौन सी? सोल्डर होती है। देखो, अगर सोल्डर के बारे में मैं पूछ लूँ भैया, सोल्डर में किस किस का मिश्रण होता है? एक तो आपका टिन का होता है, और प्लस इसमें किसका होता है भैया? लेड का होता है। टिन और लेड इन दोनों का मिश्रण होता है। अगर मैं पीतल की तरफ चलता हूँ, पीतल किसका मिश्रण होता है? तो पीतल में एक तो जस्ता पाया जाता है, जस्ता, और प्लस तांबा, इन दोनों से मिलकर आपका क्या बनता है भैया? पीतल बनता है। ठीक है, अच्छा, इसके बारे में बात करें आपके डेरियोल्यूमिन के बारे में, कि डेरियोल्यूमिन में कौन सा इस्पात पाया जाता है? इसमें तांबे के बारे में बात कर लूँ कि तांबा है, तो तांबा इसमें परसेंट मिलाया जाता है, आपका 4% मिश्रण होता है। प्लस इसमें आपका मैग्नीज के बारे में बात कर लें, मैग्नीज भी मिलाया जाता है, मैग्नीज। और मैग्नीज की मात्रा कितनी मिलाई जाती है? तो इसमें आपकी 0.5% मैग्नीज मिलाई जाती है। और इसमें और क्या मिलाया जाता है? तो इसमें आपका शेष रह जाता है ना, प्लस शेष रह जाता है, वो मिलाया जाता है आपका एल्यूमिनियम मिलाया जाता है। एल्यूमिनियम
शेष मिलाया जाता है, ठीक है। तो ये आपको नोट कर लेना है। अगर आपसे पूछा जाए इस्पात के बारे में कि भैया जी इस्पात किसका मिश्रण होता है, तो इस्पात के बारे में नोट कर लेना। इस्पात में आपकी अलग अलग हैं, जैसे लोहा तथा कार्बन मुख्य अवयव होते हैं इसके इस्पात में, तो इस्पात में अलग अलग हो जाता है। जैसे निम्न कार्बन इस्पात और मृदु इस्पात के बारे में बात कर लें, या मध्यम कार्बन इस्पात के बारे में बात कर लें, या उच्च कार्बन इस्पात के बारे में बात कर लें, तो इसमें आपके कार्बन की संख्या अलग अलग होती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सोल्डर। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सी धातु वायु के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। अब ऐसी कौन सी धातु है भाई वो वायु के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। एक तो स्वर्ण और प्लेटिनम, क्योंकि प्लेटिनम को नोट कर लेना, ये आपकी प्लेटिनम है ना, प्लेटिनम। प्लेटिनम भैया संक्रमण धातु है। कैसी है? संक्रमण धातु है। और इसको भैया क्या है, प्लेटिनम को क्या कहा जाता है? इस प्लेटिनम को कहते हैं हम क्या, सफ़ेद सोना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सफ़ेद सोना कहा जाता है, कहा जाता है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, हथेली पर रखने पर निम्न में से कौन सा पिघल जाएगा। अगर आपने कोई भी पदार्थ है, इसमें से तत्व है आपका कि वो आपने हथेली पर रख रखा है, तो वो भैया क्या है, ऑक्सीजन के समय, ऑक्सीजन में और जल के साथ में अभिक्रिया कर लेता है, तो वो पिघल जाएगा। तो वो होता है हमारा कौन सा, Ga और Cs। अब Ga क्या होता है, तो ये नोट कर लेना भैया, Ga क्या होता है, तो Ga होता है आपका गैलियम। क्या होता है? गैलियम होता है आपका Ga, ठीक है। इसी के माध्यम से आपका गैलियम में कितना डिग्री सेल्सियस होना चाहिए जो पिघल जाएगा, तो 29.76% आपका डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, ठीक है। इस पर पिघल जाएगा। और Cs क्या होता है? Cs, तो Cs होता है आपका सीजियम होता है। क्या होता है भाई? ये हमारा सीजियम होता है। अब सीजियम को नोट कर लेना कि सीजियम के लिए कितना आपका गलनांक होना चाहिए कि गल जाएगा आपका, तो इसके लिए गलनांक होना चाहिए, ये भी नोट कर लो भाई। इसके लिए कितना गलनांक होना चाहिए, ये भी नोट कर लो, ठीक है। तो इसके लिए गलनांक होना चाहिए भाई 28.4 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। इस पर ये पिघल जाएगा। और ये आपका किसके साथ में, हवा के साथ में क्रिया कर लेता है। हवा के साथ क्या कर लेता है? अभिक्रिया कर लेता है। हवा के साथ अभिक्रिया कर लेता है आपका, ठीक है। और इसमें आग लग जाती है। क्या लग जाती है? इसमें आग लग जाती है, आग लग जाती है, ठीक है। तो ये भी आपको नोट कर लेना। अच्छा, सीजियम को जैसे बात की जाए, सीजियम को कहाँ रखा जाता है? मिट्टी के तेल में रखते हैं। किसमें? मिट्टी के तेल में रखा जाता है, तेल में रखा जाता है, ठीक है। तो 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपके लिए ये रहा। वीडियो को भाई लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो जो हमारे भाई, जो हमारी बहनें, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको पता है कि सिर्फ और सिर्फ RPF की तैयारी चल रही है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु पारद धातु मिश्रण का गठन करती है। जब इसे किसी धातु के साथ मिश्रित किया जाता है तो ये क्या होता है भैया? जब किसी के साथ मिश्रण किया जाता है तो ये होता है आपका पारा। और पारा को क्या कहते हैं भैया? पारद कहते हैं। और इसी को हम Hg से डिनोट करते हैं, Hg होता है, ठीक है। और ये पारा कौन से ब्लॉक में आता है? तो आवर्त सारणी को नोट कर लेना। अगर आवर्त सारणी के बारे में पूछ लिया जाए कि आवर्त सारणी में किस में आता है, तो ये आवर्त सारणी का D ब्लॉक का है, ठीक है। D ब्लॉक का अंतिम तत्व है। कैसा है? अंतिम तत्व हो जाएगा, अंतिम तत्व है, ये आपको नोट कर लेना है। अब इसमें पूछा जाए, जैसे बात कर लें भाई, जैसे बात कर ली जाए कि इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है। परमाणु क्रमांक बताओ भैया, पारे का परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो देखो जो पारे का परमाणु क्रमांक होता है वो होता है आपका 80 होता है। कितना होता है? 80 होता है। और इस पारे का उपयोग किस किस में किया जाता है? थर्मोमीटर में करते हैं, थर्मोमीटर में किया जाता है। बैरोमीटर के बारे में बात करें, बैरोमीटर में करते हैं, बैरोमीटर में। और आपका नैनोमीटर में किया जाता है, नैनोमीटर में। क्योंकि भैया ये सर्दी में नहीं जमता, ये सर्दियों में जमता नहीं है, इसलिए इसके पारे का प्रयोग करते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा D, पारा इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि पीछे की ओर मुड़ने वाला एकमात्र पक्षी कौन सा है जो पीछे की ओर मुड़ जाता है? तो वो हो जाएगा आपका हमिंग बर्ड हो जाएगा। हमिंग बर्ड पीछे की ओर मुड़ जाता है। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो भैया ये आपके शरीर से लंबी इनकी चोंच होती है, तो उनके लिए प्रसिद्ध है। चलो, इनकी जो माप के बारे में बात करें कि भैया इनकी माप कितनी होती है, अधिकांश इनकी माप कितनी होती है, तो ये नोट कर लेना। यहाँ पर लिख देता हूँ आपके लिए कि अधिकांश
अधिकांश माप कितनी होती है? तो भैया 7.5 से लेकर और आपकी 13 सेंटीमीटर होती है, 13 सेंटीमीटर। और सबसे जैसे सबसे छोटी पक्षी की माप, सब छोटे पक्षी की माप, छोटे पक्षी की माप, तो ये तो अधिकांश हो गई, ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकती है। सबसे छोटी की हो जाएगी आपकी 5 सेंटीमीटर होगी, सबसे छोटा आपका 5 सेंटीमीटर का होता है। और भार के बारे में बात करें, वेट के बारे में बात करें, वजन के बारे में बात करें, तो इनका वजन होता है आपका 2.5 ग्राम होता है। कितना? 2.5 ग्राम इनका वजन होता है। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है भैया? आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किसी खींचे हुए रबर बैंड में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? तो कोई आपने रबर खींची है तो उसमें भैया स्थितिज ऊर्जा होगी, जैसे आपके बांध में रुका हुआ पानी, वो स्थितिज ऊर्जा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके लिए ये रहा कि एक संपीड़ित स्प्रिंग में सामान्य स्प्रिंग की तुलना में ऊर्जा होती है, वो कैसी ऊर्जा होती है? तो वो ऊर्जा होती है आपकी अधिक होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि वह प्रक्रिया है जिसमें अम्ल और क्षार मिलकर लवण जल का निर्माण करते हैं। देखो ये आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। जैसे मैं पूछ लूँ आपसे, जिस जगह पर आपने क्षार दे रखा है, ये तो हो गया आपका क्षार, और इस जगह पर आपका हो गया अम्ल। ठीक है, अब इनकी अभिक्रिया हो जाएगी तो क्या बनेगा? एक तो लवण बन जाएगा भैया, और दूसरा क्या बन जाएगा? दूसरा बन जाएगा आपका जल। लेकिन मैं बात करूं भैया, अगर मैं इसके में जैसे NaOH, ये क्षार हो गया प्लस, अम्ल के बारे में बात करें तो HCl अम्ल हो गया, और इसकी अभिक्रिया कर दे तो क्या बन गया? NaCl बन गया, नमक बन गया, वो लवण होता है, और प्लस जल क्या बन गया? H2O बन गया। जल क्या बन गया? H2O बन गया। ये हो गई क्या भैया? ये हो गई आपकी अभिक्रिया। क्या हो गई? ये हो गई आपकी अभिक्रिया। तो इस क्वेश्चन के जब आंसर के बारे में बात करूं तो ये हो जाएगा आपका क्या? उदासीनीकरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उदासीनीकरण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है कि हवा में ध्वनि तरंगें कैसी होती हैं? तो मैं आपको बार बार बताता हुआ चल रहा हूँ, अनुदैर्ध्य तरंगें होती हैं हवा में ध्वनि की तरंगें। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है कि गैस उस समय अपनी मुक्त अवस्था में मौजूद नहीं थी जब पृथ्वी पर जीवन उत्पन्न हुआ था। जब पृथ्वी पर जीवन उत्पन्न हुआ था उसमें गैस अवस्था में नहीं थी, तो वो कौन सी नहीं थी? तो वो नहीं थी आपकी ऑक्सीजन नहीं थी, मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन, ये तीनों तो थी, ये तो तीनों थी, लेकिन ऑक्सीजन नहीं थी। अगला क्वेश्चन आपके लिए ये रहा, अवतल लेंस की नाभीय लंबाई कितनी होती है? देखो अगर मैं आपसे पूछूं अवतल लेंस के बारे में, अवतल लेंस में बताओ भैया, अवतल लेंस में कि नाभीय लंबाई कैसी होती है, और भैया उत्तल लेंस में बताओ, उत्तल लेंस में नाभीय लंबाई कैसी होती है? तो इनके दोनों अलग अलग हैं। जैसे हम पूछ लें आपसे अवतल लेंस के बारे में कि अवतल लेंस की तो होती है ऋणात्मक, अवतल लेंस की कैसी होती है? ऋणात्मक होती है। और उत्तल लेंस की कैसी होती है? तो धनात्मक होती है, धनात्मक। लेकिन हमसे क्या पूछा गया है? हमसे पूछा गया है अवतल लेंस की, तो अवतल लेंस की तो भैया ऋणात्मक होती है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो देखो भैया साथ के साथ वीडियो को लाइक करते रहिएगा कि काफ़ी स्टूडेंट ऐसे हैं हमारे, मतलब छुपारुस्तम हैं कि वीडियो को पूरा वॉच कर लेते हैं लेकिन लाइक वालों की संख्या नहीं बढ़ाते। तो इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूं कि वीडियो को एक बार सभी लाइक कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ें अगले क्वेश्चन की तरफ कि किसी निर्दिष्ट दिशा में वस्तु की गति को क्या कहा जाता है? तो वे वस्तु की गति को कहते हैं हम वेग कहते हैं। क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। और वेग आपकी कैसी राशि है? अदिश राशि है। कैसी राशि है? अदिश राशि है। अदिश सदिश क्या होती हैं? अदिश में सिर्फ आपका परिमाण पाया जाता है लेकिन दिशा नहीं पाई जाती। सदिश में आपका परिमाण भी होता है, दिशा भी होती है। अगर पूछा वेग का मात्रक क्या होता है, आपसे पूछ लिया जाए कि वेग का मात्रक क्या होता है, तो आपका आंसर आना चाहिए मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, वेग का मात्रक होता है। और वेग आपका कैसा हो सकता है? वेग आपका कैसा हो सकता है? वेग आपका देखो धनात्मक हो सकता है, धनात्मक होता है, ऋणात्मक भी होता है, ऋणात्मक भी होता है, और भैया आपका शून्य भी होता है। ठीक है, शून्य भी होता है। तो ये तीनों आपकी स्थिति पाई जाती है वेग में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन मुकुलन द्वारा जनन करता है? अब कौन है मुकुलन द्वारा जो जनन करता है? तो वो करता है भैया हमारा ईस्ट करता है। अब ईस्ट का प्रयोग किस में करते हैं? ईस्ट का प्रयोग करते हैं हम रोटी बनाने में, रोटी में किया जाता है। और आपका जो बियर होती है ना, बियर, बियर के लिए ईस्ट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, अलैंगिक के बारे में बात करें, अलैंगिक प्रजनन कौन करता है? अलैंगिक, अलैंगिक प्रजनन कौन करता है? चलो
देखो अलैंगिक प्रजनन करते हैं आपके कौन से, एक तो हो जाएगा आपका अमीबा, कौन हो जाएगा, एक तो हो जाएगा अमीबा, दूसरे के बारे में बात करेंगे तो दूसरा हो जाएगा आपका पैरामीशियम, पैरामीशियम हो जाएगा, ठीक है भैया। और भी है क्या, और एक हो जाएगा आपका प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम मोडियम। तो ये करते हैं, लेकिन ये हमारा क्या करता है, ये मुकुलन द्वारा जनन करता है, ईस्ट करता है, ठीक है, क्या करता है, ईस्ट, ईस्ट हो जाएगा। और इसके साथ में एक और कौन है, हाइड्रा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हाइड्रा। तो ये दोनों करते हैं, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। अगला क्वेश्चन आपके लिए ये रहा, निम्न में से किस युग्म की इकाइयाँ समान नहीं होती हैं, समान नहीं है। तो देखो चाल और वेग की इकाइयाँ समान होती है, कार्य और ऊर्जा जो कि आपका जूल होता है इसकी भी समान होती हैं। दूरी और विस्थापन के बारे में तो भैया इसका मीटर, ये भी समान होती हैं। बल और दाब, बल का मात्रक तो भैया आपका न्यूटन होता है और दाब का मात्रक आपका न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या फिर आप इसे बोलो तो पास्कल होता है। तो यही आपका अलग हो गया, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो अब समझो, अगर मैं पूछूं दाब का ऐसा ही मात्रक, दाब का ऐसा ही मात्रक तो मैंने आपको बताया न्यूटन प्रति मीटर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, या फिर बात करें पास्कल, या फिर बात करें पास्कल, ये हो जाएगा आपका दाब, ठीक है भैया। और बात करेंगे बल की तरफ कि बल का ऐसा ही मात्रक इसका होता है न्यूटन, या फिर बोल सकते हैं किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, इसको भी ये बोला जाता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपके लिए, निम्नलिखित में से कौन सा अलैंगिक प्रजनन का प्रकार नहीं है। अलैंगिक के बारे में मैंने आपको बताया था ना, परनिषेचन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, परनिषेचन। अगले क्वेश्चन की तरफ, अगला क्वेश्चन, हवा के पराकरण को क्या कहा जाता है। तो हवा के पराकरण को कहते हैं भैया क्या, एनीमोफिली, एनीमोफिली, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है कि मलेरिया परजीवी का प्राथमिक परपोषी क्या होता है। अब देखो ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो मादा एनाफ्लीज मच्छर होता है आपका, क्या, मादा एनाफ्लीज एक मच्छर होता है, इसके काटने से कौन सा होता है भैया, मलेरिया होता है। और इसमें आपका मलेरिया में एक आपका जीव पाया जाता है जो आपका हमारे रक्त के अंदर पहुंचाता है, वो हो जाएगा आपका प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम, ठीक है। तो इसकी वजह से, ठीक है भाई, ये आपका नामक परजीवी होता है, ठीक है। अब इस रोग में क्या होता है भैया, इस रोग में होता है आपके जो आरबीसी होती है ना, रक्त ब्लड सेल आप होती हैं, वो आपकी कैसी हो जाती हैं, वो नष्ट हो जाती हैं। इसमें क्या हो जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं मलेरिया में, ठीक है। और क्या होता है, और भैया सर्दी के साथ बुखार आता है, सर्दी के साथ बुखार आता है इसमें, ठीक है। अच्छा भैया, और भी क्या होता है भाई इसमें, और भी नोट कर लो भैया, रक्त की कमी आती है, रक्त की क्या हो जाएगी, रक्त की कमी आती है, ठीक है। तो ये आपको नोट कर लेना है। अच्छा सर इसके उपचार भी हैं क्या, बिल्कुल भैया जी, उपचार नोट करो। इसके उपचार क्या हैं, औषधि कौन कौन सी है इनकी। तो औषधि देखो, एक हो जाएगी आपकी कुनैन, क्या हो जाएगी, एक आपकी औषधि हो जाएगी कुनैन, दूसरी हो जाएगी आपकी क्या, क्लोरोक्वीन, क्लोरोक्वीन हो जाएगी, ठीक है। तीसरी हो जाएगी कौन सी भैया, प्रीमा क्वीन, प्रीमा क्वीन, प्रीमा क्वीन हो जाएगी। चौथी के बारे में बात करेंगे तो चौथी हो जाएगी आपकी पेलुड्रीन, क्या है, पेलुड्रीन। तो ये आपकी क्या है, ये औषधियाँ इससे बचने के लिए, बचने के लिए, मलेरिया से बचने के लिए ये औषधियाँ हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है भैया। चलो भैया जी, में विटामिन डी सबसे ज़्यादा होता है, विटामिन डी सबसे ज़्यादा किस में होता है। तो भैया विटामिन डी होता है आपका कॉड लीवर तेल, जो कि आपका मछली का तेल होता है। और मछली के तेल किस किस के लिए प्रयोग किया जाता है, तो ये नोट कर लेना, ये नोट कर लेना, हृदय के लिए, हृदय रोगों के लिए, हृदय रोगों के लिए, ठीक है। यहीं पर बात करेंगे कोलेस्ट्रॉल, क्या हो जाएगा, कोलेस्ट्रॉल के लिए, ठीक है भैया, ठीक है। अवसाद के बारे में बात करें, अवसाद हो जाएगा, चिंता हो जाएगी, कमज़ोर के लिए, कमज़ोर प्रतिरक्षा हो जाएगा आपका, कमज़ोर प्रतिरक्षा, प्रतिरक्षा प्रणाली, कैंसर के लिए, प्रणाली कैंसर के लिए। और आगे बढ़ते हैं, जैसे मधुमेह, मधुमेह के लिए प्रयोग किया जाता है। बात करेंगे भैया सूजन के लिए, सूजन आ जाती है। गठिया के बारे में बात करेंगे, गठिया है, गठिया के लिए।
आगे बढ़ते हैं एड्स के लिए, एड्स से हो जाए आपको, ठीक है। और अल्जाइमर, अल्जाइमर, अल्जाइमर के लिए यहीं पर बात करेंगे। नेत्र विकार के लिए नेत्र विकार, और आपका एक हो जाएगा अल्सर के लिए, किसके लिए, एक आपका अल्सर के लिए। तो इन सब के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो भैया कॉड लीवर तेल का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब इसमें बात करेंगे भैया इसके तेल में क्या पाया जाता है, इसके मछली के तेल में पाया जाता है आपका ओमेगा 3 पाया जाता है, ओमेगा 3 पाया जाता है। अब बहुत स्टूडेंट होते हैं वो आपके पीडीएफ के भरोसे रहते हैं कि भाई ऐसा है, वीडियो नहीं देखेंगे हम पीडीएफ प्रोवाइड ले लेंगे, मतलब पीडीएफ ले लेंगे। भैया पीडीएफ में भी तो तभी समझ में आएगा, पहले आप वीडियो को देखोगे कि ये बोल क्या रहे हैं, किसके बारे में लिखा गया है, तभी तो समझ में आती है। हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन मानवों में रक्त के थक्के जमने की सामान्य प्रक्रिया में मदद करता है, तो भैया वो मदद करता है आपका कौन, विटामिन के। आपका रक्त है, रक्त नहीं जम पा रहा है तो विटामिन के की कमी के कारण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये रहा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कैल्शियम का समृद्ध स्रोत है, कैल्शियम का समृद्ध स्रोत कौन सा है, तो वो हो जाएगा आपका गाजर, डी का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा भैया नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये रहा। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा अंग उत्सर्जन तंत्र से संबंधित नहीं है, उत्सर्जन तंत्र से संबंधित आपका कोरोनरी धमनी संबंधित नहीं है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है भैया जी, चलो आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है समुद्र में फैले तेल को हटने के लिए तेल जयपर तकनीक किसके द्वारा विकसित की गई है, तो ये की गई है भैया आपके ऑप्शन नंबर बी तेरी के द्वारा। और इसके बारे में इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, तो इसकी फुल फॉर्म होती है द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो ये इसकी फुल फॉर्म होती है। अगला क्वेश्चन आपके लिए ये रहा। आधुनिक रासायनिक शास्त्र का जनक कैसे माना जाता है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कहाँ पर देना है, कमेंट बॉक्स में बताना है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में भाई आप जरूर हमें फीडबैक दिया कीजिएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी है, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और भैया आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, क्या, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, उसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगी हुई है। तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, जय भारत।